राणा रंजीत सिंह का पैंट गीला हो जाएगा जिस दिन उसामा साहब के सामने खड़ा होगा। ये सब कोई क्या है? ये लोग, ये सब है कुछ? और उसामा साहब को राजनीति सीखना पड़ेगा। ये कौन रहा? आप किसको किसका बात करते हैं? कौन है राणा रंजीत सिंह? ये लोग फुटेज खा रहा है। उसामा साहब के नाम पे लोग फुटेज खाने की कोशिश कर रहा है। राणा रंजीत है कौन? बेचारे अभी जगह तलाश रहे हैं। उन्होंने जो भी बात कही है शहाबुद्दीन साहब के बारे में, तो स्वाभाविक है कि हम सब लोग बहुत मान सम्मान करते हैं। ये कमजोर फैसला है और निश्चित रूप से एक कमजोर माँ, एक बेवा माँ का ये फैसला है। ये शहाबुद्दीन साहब की पत्नी का फैसला नहीं है, एक कमजोर और एक बेबस माँ का फैसला है। किसी की बेवा माँ के बेटा अगर जेल चला जाए, इकलौता बेटा अगर जेल चला जाए, तो निश्चित रूप से उसके अंदर एक भय आ जाता है। और जिसने अपने पति का जो है देखा हो मृत्यु, अपने कष्ट को देखा हो, तो यही मानसिक गेम खेला गया आरजेडी के द्वारा। और जब डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, उस समय उनको जेल भेजा गया। तो परवेज साहब इतने दिन से पप्पू यादव जी के पार्टी में थे, तो आरजेडी के खिलाफ क्या बोला करते थे। और आज जो है वो अपना रास्ता तलाश रहे हैं, अपना फ्यूचर तलाश रहे हैं आरजेडी में। तो अगर मेरी शिकायत करने से उनकी रोजी रोटी चल जाए तो अच्छी बात है। और जो थोड़ा बहुत उनका जो भी है, अब मैं क्या बोलूँ, आप कमेंट खोल के देखिए ना। जो बातें उन्होंने बोली हैं, शायद वो मुझे नहीं जानते होंगे। बेशक मुझे कोई हर एक व्यक्ति नहीं जानता है। मैंने तो शुरुआत किया है अपनी राजनीति का। हाँ रंजीत सर, नमस्कार। नमस्कार वसीम भाई, कैसे हैं? जी बस बढ़िया, आपकी दुआ है। कह रहे थे कि कहाँ, पटना में है क्या? जी ना, अभी तो इमामगंज बेलागंज बाई इलेक्शन में। अच्छा, बाई इलेक्शन में कैंपेनिंग में जुड़े हुए हैं। अच्छा, हम आपकी अनुमति से इस कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जी जी करिए। एक्चुअली मैं आज एक इंटरव्यू देख रहे थे और आपने शायद किसी निजी चैनल, इसी चैनल वाले को इंटरव्यू दिया था। उसमें आपने उसामा साहब के बारे में बोला था कि उसामा साहब ने या फिर उन फैमिली वालों ने, मतलब हम लोगों का वोट लेकर के राजद परिवार में जाके जुड़ गए, तो ये बिहार के मुसलमान माफ नहीं करेंगे, या फिर कुछ इस तरीके का आपने बयान दिया था। तो उसको लेकर के शहान परवेज हैं, जन अधिकार पार्टी से जुड़े हुए थे लगभग 5 सालों से, तो हम जानते हैं और काफी मुखर प्रवक्ता के तौर पे जानते हैं कि हैं, और बहुत सारे चीजों पे वो अपनी राय रखते हैं। किसी चैनल पे वो इंटरव्यू दे रहे थे। जब रिपोर्टर ने पूछा उनसे कि राणा रंजीत सिंह को जानते हैं, तो वो बोलते हैं कि राणा रंजीत कौन है, आप हैं कौन? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि राणा रंजीत है कौन। पहले अपने बारे में बता दें कि राणा रंजीत है कौन। उनको वो न्यूज तो मैंने नहीं देखा। एक हमारे बगल में बैठ के सुन रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा मैंने देखा था वो न्यूज, जो कुछ बोल रहे थे वो। जी जी। तो बेचारे अभी जगह तलाश रहे हैं। उन्होंने जो भी बात कही है शहाबुद्दीन साहब के बारे में, तो स्वाभाविक है कि हम सब लोग बहुत मान सम्मान करते हैं। बिल्कुल। और उनको तो बिल्कुल मर्द मुजाहिद के रूप में हम लोगों ने जाना है। हाँ। और हमारे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र रहे। हाँ। और बराबर मेरे पिताजी के चुनाव में शहाबुद्दीन साहब आते थे और चुनाव प्रचार में, और उनके आने से बड़ा हम लोग को लाभ होता था। और मेरे पिताजी भी सिवान जाया करते थे उनके चुनाव में, क्योंकि वहाँ भी जो फॉरवर्ड समाज के लोग हैं, तो उनको लेकर के और पिताजी के जाने से भी लाभ होता था। बहुत पुराना और हमारे पिताजी का और उनका संबंध रहा। और लगातार मैं ओवैसी साहब के सामने भी जब किशनगंज में मंच पे बैठा था, किसी भी मंच पे मैं रहा, तो मैंने हमेशा इस परिवार के लिए लड़ाई को लड़ने का काम किया है मंच के माध्यम से, कि भाई इस परिवार के साथ आरजेडी ने गलत किया है। और शहाबुद्दीन साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो उनके जाने के बाद ये पार्टी उनको सम्मान नहीं दे रही है। इस लड़ाई को मैं हर मंच से लड़ता रहा हूँ। तो हम लोग तो बिल्कुल जानते हैं कि शहाबुद्दीन साहब की ताकत क्या है। बिल्कुल। तो वो कहते उसी का सफाई दे रहे हैं, तो हम तो जानते हैं, वो बताने की जरूरत कहाँ है। और रहा बात जो उसामा साहब की बात वो कर रहे थे, तो उसामा साहब के इस निर्णय से, हिना मैडम के इस निर्णय से निश्चित रूप से हम फॉरवर्ड समाज को भी और मुस्लिम समाज को भी तकलीफ हुआ है। क्योंकि शहाबुद्दीन साहब ने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, और इसीलिए वो जाने जाते थे। उनका एक स्टेटमेंट कि अगर नीतीश कुमार जी जो है परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, वो इस एक स्टेटमेंट ने उनको जेल भेजा और उनके लाश को जो है बिहार और सिवान तक आने नहीं दिया। लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया, नीतीश कुमार से माफी नहीं मांगा, सत्ता के खिलाफ लड़ते रहे और जेल में जो है इतना संघर्ष किया। लेकिन क्योंकि एक माँ जो है, माँ का दिल थोड़ा सा हो जाता है, वो भी जब माँ बेवा हो जाए थोड़ा सा डर जाती है। तो हमने यही कहा था कि जब डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव जी,
उस समय ओसामा साहब को जेल जाना पड़ा और मेरे ही जिला मोतिहारी जिला के जेल में जाना पड़ा उनको। और हमारी टीम के सभी लोग मिलने गए थे और सहानुभूति रखते थे। और जो लोकसभा का चुनाव वो लड़ी इस बार सिवान से, अगर आरजेडी ने कैंडिडेट नहीं दिया होता तो आज सदन में होती। तो जब समय था तब आरजेडी ने साथ नहीं दिया, उनको परेशान किया, उनके जनाजे तक में नहीं कोई गया पूछने के लिए। जिस शहाबुद्दीन साहब ने राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई, वरना विद्रोह हो जाता। आप बोल रहे हैं जनाजे में नहीं गए, ये बात बिल्कुल सही है कि उनके मैयत में नहीं जाते हैं, मगर जब तेज प्रताप जी का इंटरव्यू होता है बहुत सारे चैनलों में उन्होंने दिया भी है कि जब डेथ किए थे तो हॉस्पिटल में इधर से उधर जो ये करवाया या फिर बहुत सारे चीजों में उन्होंने योगदान दिया है। उनके बीमारी होने से लेकर के उनके मृत्यु तक हमारे परिवार ने उनका साथ दिया है। और आप लोग ये वही ट्विटर पे साथ दिया होगा, ट्विटर पे साथ दिया होगा या एक फोन कर लिया है तो उससे काम नहीं चलता ना। आप जिस आदमी ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया आपके पीछे, आप अपने खून से सींचा इस पार्टी को, आप एक ट्वीट करके निश्चिंत हो जाते हैं कि सहानुभूति है, जैसा लगता है कि वो एक बहुत ही हल्का फुल्का आदमी हो। अच्छा तो एक सवाल ये भी पूछना चाहेंगे कि क्या जो बात आपने कहा तो उसमें क्या सच्चाई है कि सही में क्या मुसलमान, खासकर बिहार का मुसलमान लालू प्रसाद के पार्टी में फिर से उनकी परिवार के आने से क्या मुसलमानों का वोट बिखराव होगा, या फिर जो बिखर चुका था मुसलमान बिहार का और जो खासकर साहेबवादी जो मुसलमान थे, जो साहेब को मानते थे, शहाबुद्दीन साहब को मानते थे, वो लोग फिर से राजद की तरफ अट्रैक्ट होंगे? तो क्या लगता है ऐसे में क्या होने वाला है? आरजेडी ने एक बहुत बड़ी गलती की है, एक दबी हुई बात। ये अंदरूनी बात था कि मुसलमान अब आरजेडी से टूट रहा है, छिटक रहा है जी। तो इस अंदरूनी बात को, ऑफिस की बात को इन्होंने जग जाहिर कर दिया। इन्होंने डर करके आनन फानन में उस परिवार को शामिल कराया, हिना मैडम को ज्वाइन कराया, ओसामा भाई को ज्वाइन कराया। ये दिखाता है कि आरजेडी ने स्वीकार लिया है कि अब मुसलमान मेरे साथ नहीं है। वरना जो अहंकार था तेजस्वी जी का, गोपालगंज बाई इलेक्शन में देखा होगा आपने, एक कप चाय नहीं पीने के लिए गए वो, इसलिए कि भाई हमें कोई मतलब नहीं, ये अहंकार था। मगर आज अहंकार त्यागा उन्होंने क्योंकि उनको मालूम चल गया। तो ये आरजेडी ने बहुत गलत स्टेप लिया है, इनको आनन फानन में ज्वाइनिंग। अब पूरा बिहार जान गया कि अब आरजेडी कमजोर हो गई है, मुसलमान नहीं है उनके साथ। मगर जब से उन्होंने ज्वाइन किया और उनके समर्थक जो है लगातार उनके पक्ष में ही कि अब ओसामा साहब जिधर, हिना साहब जिधर, हम लोग भी उधर, जितने भी उनके समर्थक थे ज्यादातर उनके समर्थन में ही नजर आ रहे हैं कि अब आरजेडी। ये बताइए कि जो फॉरवर्ड समाज ने उनको हेल्प किया था जी, जो राजपूत समाज ने उनको हेल्प किया था, जो ब्राह्मण समाज ने किया था, जो भूमिहार समाज ने किया था, अब क्या आरजेडी में जाने के बाद वो करेगा उनको? आप एक तरफ बोल रहे हैं कि राजपूत समाज अब उनको सपोर्ट नहीं करेगा, मुसलमान सपोर्ट नहीं, भूमिहार समाज आरजेडी में जाने का निर्णय उन्होंने गलत लिया। हाँ। अगर उनको जाना ही था तो जनसुराज चली जाती, एमआईएम चली जाती। हाँ। तो एक लड़ाकू के रूप में जाना जाता। जो शहाबुद्दीन साहब जानते हैं कि स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। आज जो है आप देखिए ना सोशल मीडिया में किस तरह के कमेंट किए जा रहे हैं। जो भी ऐसा लगता नहीं है आपको कि एमआईएम में नहीं जाना या फिर जन स्वराज में नहीं जाना, फिर से राजद में आ जाना, कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होने लगा होगा शायद शहाबुद्दीन साहब के फैमिली को, ओसामा साहब, हिना साहब को, कि अब मेरे लिए एक यही लास्ट ऑप्शन है, यही हम लोगों की पॉलिटिक्स को आगे की ओर ले जा सकता है। ऐसा लगता है, तभी तो लगता है कि उन्होंने फिर से राजद ज्वाइन करना उचित समझा। ये कमजोर फैसला है और निश्चित रूप से एक कमजोर माँ, एक बेवा माँ का ये फैसला है। ये शहाबुद्दीन साहब की पत्नी का फैसला नहीं है, एक कमजोर और एक बेबस माँ का फैसला है। मतलब अगर आपका कहने का मतलब है कि पुत्र की भविष्य को बनाने के लिए माँ ने ये फैसला लिया, इतना बड़ा भविष्य को बनाने के लिए नहीं, एक डर कहिए, क्योंकि इन लोगों ने ही डराने का काम किया। उनके बेटे को जो है जेल, किसी की बेवा माँ के बेटा अगर जेल चला जाए, इकलौता बेटा अगर जेल चला जाए तो निश्चित रूप से उसके अंदर एक भय आ जाता है। और जिसने अपने पति का जो है देखा हो मृत्यु, अपने कष्ट को देखा हो, तो यही मानसिक गेम खेला गया आरजेडी के द्वारा। और जब डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, उस समय उनको जेल भेजा गया। तो मगर अभी तो सत्ता में बिल्कुल भी नहीं है तेजस्वी यादव, भी नहीं, ना उनकी पार्टी कहीं भी बंधन में भी नहीं है। और आप बोल रहे हैं कि डर से, तो अगर वो चाहते, डर से अगर आना चाहते तो राजद ही क्यों,
जदयू में शामिल हो सकते थे? जदयू ने, मुझे नहीं लगता है कि जदयू ने कभी शामिल करने की बात कही होगी, क्योंकि मुझे याद है खालिद अनवर साहब जो जदयू के एमएलसी हैं, हाँ उन्होंने बहुत कड़े शब्दों से जो है शहाबुद्दीन साहब के खिलाफ बहुत गलत बात कही थी। जी जी। तो जदयू से ऑफर नहीं था, भाजपा में वो जा नहीं सकती थी। हाँ अगर मजबूत होती, लड़ाकू जो शहाबुद्दीन साहब वाला था, तो या तो एमआईएम को चुनते या जन स्वराज को चुनते, तो कुछ हद तक बेहतर होता। लेकिन आरजेडी को चुना है क्योंकि उनको एक भय है कि चलो सत्ता में तो नहीं है लेकिन विपक्ष में तो है। विपक्ष में है तो कभी न कभी कोई बात हो, दोबारा जेल भेजने की बात हो, कभी केस को खोलने की बात हो, तो हमारे पीछे आरजेडी खड़ा रहेगा। और आपकी कहीं न कहीं मुसलमानों को बरगलाने वाली पार्टी है। शाहान परवेज जी ने ये भी कहा है कि आपकी पार्टी जो एमआईएम है, असदुद्दीन साहब, मुसलमानों को बरगलाती है, खासकर सेंसिटिव मुद्दों पे। तो परवेज साहब इतने दिन से पप्पू यादव जी के पार्टी में थे, तो आरजेडी के खिलाफ क्या बोला करते थे? और आज जो है वो अपना रास्ता तलाश रहे हैं, अपना फ्यूचर तलाश रहे हैं आरजेडी में। तो अगर मेरी शिकायत करने से उनकी रोजी रोटी चल जाए तो अच्छी बात है। और जो थोड़ा बहुत उनका जो भी है, अब मैं क्या बोलूँ, आप कमेंट खोल के देखिए ना, जो बातें उन्होंने बोली हैं, शायद वो मुझे नहीं जानते होंगे, बेशक मुझे कोई हर एक व्यक्ति नहीं जानता है। मैंने तो शुरुआत किया है अपनी राजनीति का, और ये पहली पार्टी है जिसको मैंने ज्वाइन किया है। पहला चुनाव में लड़ा था बहुत कम शॉर्ट नोटिस में। कितने वोट लगभग आपको आए थे लोकसभा में? देखिए, मैं कितना वोट लाया था वो तो बात की बात है। वो बार बार अपने बयान में एक बात कह रहे थे कि मुस्लिम बहुल, सबसे मुस्लिम बहुल इलाके से, किशनगंज से एमआईएम नहीं जीत पाई। तो उनको ये बताना चाहिए कि भाई 3 लाख वोट आए थे। कोई भी पॉलिटिकल आदमी पहली बार में सफल नहीं हो जाता है, लेकिन वो देखता है। नीतीश कुमार आज सबसे सफल राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। वो पहला दो चुनाव हारे थे, 2 विधायक का चुनाव लगातार हारे थे और लगभग हिम्मत तो हार रहे थे, लेकिन फिर भी तीसरी बार लड़े और आज देखिए कहाँ पहुंचे। तो 3 लाख वोट लाना जो है, अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज से 2 बार से लड़ रहे हैं, अब थोड़े थोड़े मार्जिन से रह जा रहे हैं। और हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ा है उसकी चर्चा अगर वो शिवहर के किसी मित्र को जानते हो तो पूछे फोन लगा कि किस तरीके से लोगों का जो है दांत खट्टा कर दिया था। और हमारी पार्टी का संगठन नहीं था, तो निश्चित रूप से हम लोग विधानसभा की तैयारी के ही मकसद से हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, ताकि हमारे पतंग छाप को लोग जान जाए, हमारे पार्टी को लोग जान जाए, कार्यकर्ता खड़े हो जाएं। तो लक्ष्य 2025 का चुनाव था। हम लोग मछली के आँख की सवाल पूछेंगे कि ये इतना सब कुछ होने के बावजूद बाई इलेक्शन और 2025 के इलेक्शन में क्या एमआईएम को एक बड़ा फायदा होने वाला मुसलमानों का? जो भी वोट थे, जो बिखराव हुए थे, वो एमआईएम की तरफ अट्रैक्ट होंगे? निश्चित रूप से वो होता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखेंगे कि हम चारों सीट पर इसीलिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारा मकसद नहीं था कि हम किसी को हराएं, हमारा मकसद नहीं था कि हम वोट कटवा बने। हम जीतने के लक्ष्य से दोनों जगह लड़ रहे हैं, क्योंकि बेलागंज और इमामगंज दोनों में लगभग 60,000 मुसलमान वोटर्स हैं और दलित की भी संख्या बहुत अधिक है जी। तो और सबसे बड़ी बात कि बेलागंज में 2 यादव लड़ रहे हैं बड़ी पार्टियों से, और जो यादव बहुल, यादव 1 नंबर पे यादव की संख्या है, 2 नंबर पे मुसलमान की संख्या है। तो 2 यादव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुसलमान एक मुश्त हमारे साथ आ रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पे लड़ाई लड़ने वाले हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मुसलमान के मुद्दे पे लड़ने के काम करते हैं लगातार। और इमामगंज का भी अगर आप देखेंगे तो मांझी समाज 1 नंबर पे, 2 नंबर पे मुसलमान की जनसंख्या है। तो वहाँ 4 कैंडिडेट मांझी समाज से लड़ रहे हैं। दोनों बड़े कैंडिडेट इंडिया गठबंधन से मांझी समाज के ही हैं। तो फिर वहाँ मुस्लिम पूरा वोटर अगर एमआईएम की तरफ आता है, हमारा कैंडिडेट पासवान समाज से आता है। तो लगता है कि पिछले बार के इलेक्शन की बनिस्बत इस बार जो इलेक्शन होगा 2025 में, खासकर पिछले बार तो खास मुसलमानों का जो भी वोट मिला हो एमआईएम को, इस बार लगता है कि मुसलमानों के साथ साथ जो आपके समाज के, राजपूत समाज के, भूमियार समाज के, अन्य समाज के लोग भी अब एमआईएम की तरफ रुख करेंगे थोड़ा बहुत, या फिर? बिल्कुल करेंगे। आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, शेर घाटी से हमारे एक कैंडिडेट पिछले बार चुनाव लड़े थे, बिना संगठन के 18,000 वोट लेकर के आए थे। एमआईएम के सिंबल पे पिछले बार चुनाव उन्होंने लड़ा था। दूसरा ये है कि आप बेलागंज की बात अगर करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला माहौल है। दोनों कैंडिडेट बैकवर्ड समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं, तो फॉरवर्ड समाज उनको वोट करने नहीं जा रही है। पूरा यही आरोप तो आप पे लगता है सर कि जीतते नहीं है मगर वोट अच्छा खासा काट देते। देखिए 5 विधायक हमारी पार्टी लेकर के आई थी जी, और ये जो 2-3 बड़ी पार्टियां हैं उसके अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पास 5 विधायक था पिछले बार।
तो हम जी। बोलने पे नहीं, अपने जो कर्म पे विश्वास करते हैं। तो हम 5 विधायक थे। कौन सी पार्टी थी? न चिराग पासवान थे, न मांझी जी थे, न सहनी जी थे, कोई तो नहीं था। तो 5 लाए थे, 50 इस बार लेकर के आएंगे, यही लक्ष्य है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब परवेज साहब जैसे लोग हैं, ठीक है, अरे हमारा कुछ बोल के रोजी रोटी चला जाए, उनका सेट हो जाए तो अच्छी बात है, हमारी जन अधिकार पार्टी के शुभकामना, बड़े प्रवक्ता रह चुके हैं। हमारी शुभकामना है उनको। और अच्छी बात है, जो है हमारी वजह से कुछ उनको अगर लाभ हो जाएगा तो और बोले, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ऐसे चलिए, लोग। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ऑडियो हम डालेंगे अपने पेज पे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। कोई प्रॉब्लम नहीं वसीम भाई, ठीक। शुक्रिया।